नमस्कार। कोजागरी की सियासी किस्सागोई में आज बात अमेरिकी चुनाव की। आज 5 नवंबर है, मंगलवार। आज अमेरिका में चुनाव नए राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो रही है। यूँ तो कोई भी चुनाव हो वो दिलचस्प होता है, लेकिन जब बात अमेरिकी चुनाव की जाए और खासकर उसके वैश्विक प्रभाव की जाए, तो अमेरिकी चुनाव में दिलचस्पी स्वाभाविक सी बात है। और विशेषकर ये चुनाव जिस तरह की पृष्ठभूमि में हो रहा है, एक तरफ रूस और यूक्रेन का संकट है, जो लगातार रोज गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व का संकट है, इज़राइल फिलिस्तीन का संकट है, जिसको लेके पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वॉर की या शीत युद्ध की पृष्ठभूमि रची जा रही है। इसी बीच जो है ब्रिक्स का उभार है, जो कहीं न कहीं अमेरिका की सुप्रीमेसी को भी एक तरह से चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स का जो पूरा के पूरा जिस तरह का ऑरा है ब्रिक्स का, और जिस तरह से लोग दूसरी दुनिया के दूसरे जो देश हैं उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिकी खासकर जो डॉलर के अस्तित्व को बहुत बड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। और दुनिया के एक तरह से बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ा रिसोर्स ब्रिक्स के साथ जुड़ गया है, जिसमें चाइना, रूस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसे देश हैं। और उसके अलावा ये जो कारवां है वो जुड़ता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो अभी जो वर्तमान बाइडेन प्रशासन है, वो एक तरह से असफल रहा है रूस को चीन के पाले में जाने से रोकने में। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका के लिए आज के डेट में जो सबसे बड़ा आर्थिक, राजनैतिक और सिविलाइजेशनल जो संकट है या चुनौती है, वो चीन से है। पिछले काफ़ी वर्षों से अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर भी चल रहा है। चीन की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि चीन पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन है उसके एकदम शीर्ष पे बैठा है। दुनिया का लगभग 30% प्रोडक्शन चीन में होता है। और चीन के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अपने ट्रेड रूट्स को, अपने ट्रेड इंटरेस्ट को सुरक्षित करने का है। चीन को इस चुनाव से, अमेरिकी चुनाव में दिलचस्पी या उसका जो फ़ियर है, जो उसका को थ्रेट फ़ील हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए, तो चीन को 200% चीन के प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगाएँगे। इसके अलावा दुनिया के तमाम हिस्सों में वो जो चीन के तमाम प्रोडक्ट्स पे मॉनिटरिंग और उसको लेके जो एक तरह से सेंसरशिप की संभावना बढ़ सकती है। चीन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जाहिर-सी बात है, जब आप सप्लाई चेन में इतने बड़े शीर्ष पे बैठे हों, तो आपके सामने सबसे बड़ा संकट ये होता है कि अगर इसको रोक दिया जाए, तो आपके लिए आप अपने आप में कोलैप्स कर जाएँगे। चीन लगातार अपने ट्रेड रूट्स के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में सीपेक हो या अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो, वो लगातार बाज़ार और उसके लिए कच्चे माल की संभावनाएँ तलाशता रहता है। चीन इसलिए बहुत भयभीत भी है, और ये कहा जा रहा है कि खासकर जो ब्रिक्स को लेकर इस बार जिस तरह की गर्माहट दिखी, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, वो इसलिए भी दिखी क्योंकि चीन को ऐसा संकट, इस तरह का ये ऐसा फील हो रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं, तो चीन के लिए चुनौती बहुत बढ़ जाने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का भारत के बारे में भी जो पूरा के पूरा नजरिया है, वो नजरिया ये है कि उन्होंने इसके पहले एक बार ये भी कहा था कि भारत जो है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो भारत की भी जो ड्यूटी की नीति है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी की नीति है, उसके लेकर उन्होंने आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा के पूरा जो जिस तरह का उनका रुझान देखा गया है, वो जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और अमेरिकी युवाओं की जॉब को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती दिख रही है। वो इमिग्रेशन को लेके जिस तरह का पूरी बहस है अमेरिकी इस चुनाव में, और अमेरिका के केंद्र में जिस तरह से इमिग्रेशन का पूरा मुद्दा है, कहा जा रहा है कि ये मतलब इमिग्रेशन की नीतियों में डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं, तो जो प्रवासी कामगार हैं, जो काम करने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं, उनको लेके वो उस पे अमेरिकी युवाओं को तरजीह देंगे। और एक तरह से ये देखा जाए तो अमेरिका में जो लगातार घुसपैठ बढ़ रही है, अवैध घुसपैठ बढ़ रही है, उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं, एक बार उन्होंने कहा तो मैक्सिको और अमेरिका के सीमा पे दीवार बना देंगे।
अमेरिकन्स के लिए अभी भी स्थिति जो है, वो इस चुनाव में बहुत कुछ उनके लिए एक निर्णायक चुनाव है, क्योंकि अमेरिका भी आर्थिक और तमाम दूसरी ग्राउंड पे बाह्य और आंतरिक दोनों संकट से गुजर रहा है। जहाँ तक भारतीयों की बात है और इमिग्रेशन और तमाम दूसरी चीज़ों के लिए को लेकर बात है, उसमें एक बात स्पष्ट है कि आज भी अगर आप H1 वीज़ा के लिए जाते हैं या अपने यूएस में वीज़ा के लिए जब आप जाते हैं, तो अभी भी बहुत समय लग रहा है, लोग बता रहे हैं या जो साथी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको 2-2 3-3 महीना भी समय लग जा रहा है। जहाँ तक ग्रीन कार्ड की बात है, तो उसमें तो 15 से 20 साल लग जाते हैं और ग्रीन कार्ड मतलब वो जो अमेरिका के वोटर हैं। लेकिन जो है, उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इस चुनाव में एक भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये समझ रखता है कि उनके सत्ता में आने से भारत को फ़ायदा होगा। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के जो रिश्ते हैं, वो बहुत ही जिस तरह की केमिस्ट्री दिखती है उन दोनों नेताओं में और जिस तरह का मोदी के अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम्स और ट्रंप के इंडिया में जो गुजरात में उनका कार्यक्रम हुआ, उन दोनों कार्यक्रम की यादें लोगों के दिमाग में है। मोदी की जिस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री है ट्रंप के साथ, वो पर्सनल केमिस्ट्री बहुत कम दुनिया के नेताओं में दिखाई पड़ती है। और इसको लेके भी कहीं न कहीं भारतीय अपने आप को ट्रंप से थोड़ा-सा अपने आप को अटैच करते हुए दिखते हैं, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और भारत में जो अब तक का अनुभव है, जो एक ऐतिहासिक पारंपरिक जो पूरा के पूरा डिस्कोर्स है, उसमें देखा गया है कि भारत में जितने भी महत्वपूर्ण समझौते अमेरिका के साथ हुए हैं, वो रिपब्लिकन्स के साथ ही हुए हैं। जब रिपब्लिकन पार्टी का दौर रहा है, तब भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं, महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इसमें एक अपवाद भी है 1971 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सुरक्षा सचिव हुआ करते थे। उस दौर में भारत का अनुभव थोड़ा कड़वा रहा है और भारत को डोनाल्ड ट्रंप के जो संरक्षणवादी नीतियां हैं उसके इतर अगर कमला हैरिस की बात की जाए, तो कमला हैरिस बतौर एक डेमोक्रेट्स कमला हैरिस का चूंकि उनका भारत इंडियन ओरिजिन है, हालांकि लेकिन उसको लेके उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है और वो उस तरह का कोई बहुत गर्व नहीं है उसको लेके और लेकिन उसको डाउन प्ले भी नहीं करती हैं। ऐसा भी नहीं है कि उसको लेके उनको कोई अपराध बोध है या लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गर्व की, तो वो हमको ऋषि सुनक हमारे ज़हन में है। ऋषि सुनक को जिस तरह का प्राइड है अपने इंडियन होने पे या अपने हिंदू होने पे, कमला हैरिस का उस तरह का जो नाभिनाल संबंध है वो भारत से नहीं दिखता है। लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर-सी बात है भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जो कमला हैरिस के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है। जाहिर-सी बात है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अपनी विशेषताएँ हैं, विशेषकर उनका जिस तरह का ब्लैक्स और माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह का रिलेशंस है, जिस तरह वो बार-बार अपने कम से कम चुनावी वादे में और चुनावी भाषणों में जिस तरह से वो फ़िलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं पार्टी जिस तरह से दिखा रही है, उसको लेके कहीं न कहीं भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो खासकर उदार और इस तरह का वर्ग है जो भारत की जो माइनॉरिटी है, भारत का जो उदार वर्ग है, वो कमला हैरिस के साथ खुद को एक अटैचमेंट फ़ील कर रहा है। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, तो अक्सर हमने देखा है कि जो रिपब्लिकन्स हैं, उनके लिए निर्णय लेना आसान होता है। उन्होंने अमूमन जब निर्णायक कोई डिसीज़न लेने की बात आई है, तो रिपब्लिकन्स के साथ थोड़ा एज रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि उनकी जो पॉलिटिकल पोज़ीशनिंग है, वो थोड़ी-सी बेहतर है। उसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, उसमें उस तरह के दबाव कम है, अपीजमेंट का उनके ऊपर दबाव कम है। लेकिन जस्ट उसके उलट अगर हम इसकी बात करें कि कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स की बात करें तो वहाँ पे दबाव ज़्यादा है क्योंकि जाहिर सी बात है कमला हैरिस की डेमोक्रेट्स के साथ जो लेफ्ट ओरिएंटलिज्म है या दूसरे वॉइस ऑफ डिसेंट है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन सबको साथ लेके चलने के का जो एक दबाव है उसमें उनके लिए डिसीजन ले पाना या बहुत आसानी से कोई चीज़ कर पाना बहुत टफ है। दूसरा इस पूरे के पूरे दृष्टि में एक और बात है जो महत्वपूर्ण है कि इस पूरे के पूरे संकट में आज की डेट में जो स्थिति है उसमें भारत जो है वो
भारतीय प्रोफ़ेशनल्स का विशेषकर अमेरिका के समाज पे, अमेरिका की राजनीति पे प्रभाव हाल के वर्षों में लगातार बढ़ा है। उसके पीछे भारतीय प्रोफ़ेशनल्स की जो जो जिस तरह का उनका उस पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ों पे जिस तरह उनका प्रभाव है, वो एक महत्वपूर्ण वजह है। अ, ज़ाहिर-सी बात है जब अमेरिकी वोटर जब अब वोट दे रहा होता है, तो सिर्फ़ वो अमेरिका के भाग्य का फैसला नहीं कर रहा होता है, तो दुनिया के तमाम दूसरे संदर्भ को भी ध्यान में रखकर वोट दे रहा होता है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, जलवायु परिवर्तन हो, अ, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, ये सब कुछ वो तय कर रहा होता है। उसके वोट से मध्य पूर्व से लेके यूक्रेन तक में होने वाले बदलाव का भविष्य तय होना है। इस पूरी स्थिति में अगर देखा जाए तो खासकर चूंकि अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उसमें जो दो कलर यहाँ जोड़े गए हैं एक तो रेड कलर जो रिपब्लिकन से जुड़ता है और ब्लू कलर जो कि डेमोक्रेट से जुड़ता है। इसके अलावा एक तीसरा कलर भी है जिसको बोलते हैं पर्पल। रेड और ब्लू बेसिकली वो उन स्टेट्स के बारे में जो खासकर रिपब्लिकन्स के समर्थक हैं उन स्टेट्स को रेड स्टेट बोलते हैं और जो स्टेट्स डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं उनको ब्लू स्टेट बोलते हैं। लेकिन वो स्टेट जो लगातार स्विंग पोजीशन में होते हैं, लगातार अपना रुझान बदलते रहते हैं, उनको पर्पल स्टेट बोलते हैं। और ऐसे स्टेट्स अमेरिका के राजनीतिज्ञों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो नए राष्ट्रपति के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जैसे कुल कैलिफोर्निया है वो ब्लू स्टेट है, उसी तरह से टेक्सास है वो रेड स्टेट है। तो अमेरिकी चुनाव में जैसे-जैसे समय बीत रहा है और जैसे-जैसे अमेरिकी चुनाव के परिणाम आने की घड़ी आ रही है, लगातार चीज़ें बदल रही हैं और लोगों की टकटकी जो है वो लगी हुई है। अ, अब अमेरिकी चुनाव को अब जैसे-जैसे कुछ घंटे बचे हैं और हमें लगता है कि थोड़ा-सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तस्वीर कुछ ही देर में कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। हालाँकि उसके पहले एग्ज़िट पोल भी आ जाएँगे। ट्रम्प के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनके बारे में कुछ भी अंतिम तौर पे कह पाना मुश्किल है। इस चुनाव के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव का अंतिम रिज़ल्ट क्या होगा इस बारे में कह पाना मुश्किल है। हालाँकि इसके परिणाम भारत की सीमा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों पर दिखेगा। आज की बातचीत में इतना ही। नमस्कार।